Good morning, all. I am Vishal Kumar Sakhtani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो सी लैंग्वेज को लर्न करने की अगली कड़ी में आज हम के इस लेक्चर में हम लोग ब्लॉक्स एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें किसी भी लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त या फिर प्रोग्राम्स को राइट करते वक्त प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को चेंज करना पड़ता है. हमें कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ऐसे लिखने पड़ते हैं जिसके थ्रू हम किसी प्रोग्राम के किसी पार्ट को स्किप करना चाहें तो वो स्किप हो जाए. अगर किसी पार्ट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो वह बार बार एग्जीक्यूट हो जाए. तो यह सब करने के लिए हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में बहुत सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है जिनकी सहायता से हम यह काम इजीली कर सकते हैं. वे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कौन से हैं तथा किस टाइप से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे. इसके अलावा सी लैंग्वेज के अंदर ब्लॉक क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में सीक्वेंस स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल के साथ में अंडरस्टैंड करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से. तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फिर जिसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वह बेसिक एंटिटी या वह बेसिक एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को अल्टर या चेंज कर सकते हैं. यानी कि प्रोग्राम अगर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हम उस प्रोग्राम में उस किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं या किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लॉजिकल यूनिट्स में कंबाइन करते हैं, लॉजिकल यूनिट्स में ग्रुप करते हैं जिसमें से प्रत्येक लॉजिकल यूनिट का एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है. कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स को हम डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि यानी डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए ही हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है. तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. इन ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में हम कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जैसा कि हम पहले भी लर्न कर चुके हैं कि वहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं. पहला है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है सिलेक्शन और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर और तीसरा है लूपिंग और इटरेशन स्ट्रक्चर. तो बात करते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर की. तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर जैसा कि इसका नेम इंडिकेट करता है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं और इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं हो सकता और प्रत्येक स्टेटमेंट केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होता है. यानी कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे और एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगे. उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर. तो सिलेक्शन और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर को हम डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर
प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट करने के लिए सेलेक्ट करता है। यानी कि जैसे हमने कोई भी कंडीशन लगाई, अगर वह कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के ट्रू होने पे वह स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन के फॉल्स होने पे वह ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हम यह डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं, या फिर उसको इग्नोर करना है या नहीं। जैसे कि यहाँ से हमें ये पता लगता है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर प्रोग्राम को ब्रांच करते हैं। यानी कि प्रोग्राम एक जगह से प्रोग्राम फ्लो को चेंज करके प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो को दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो इन्हें हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लूपिंग और इटरेशन स्ट्रक्चर। अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना हो, तो हमारे पास में एक तरीका तो ये होता है कि हम उन स्टेटमेंट को जितनी बार एग्जीक्यूट करना है उतनी बार लिखें, या तो यह तरीका हम अगर यूज़ करते हैं तो हमें जो प्रोग्राम के अंदर जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें स्टेटमेंट्स को बार बार लिखना पड़ेगा। और अगर हमारे पास में बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोग्राम की लेंथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो सी लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें ये फैसिलिटी दी जाती है कि जिसके थ्रू हम उन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो लूपिंग और इटरेशन स्ट्रक्चर वह कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर हम इन सिलेक्शन, सीक्वेंस और लूपिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कौन से स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट की कैटेगरी में हमारे पास में सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, स्विच केस, कंडीशनल ऑपरेटर। लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर, फाइल, डू वाइल लूप आदि अवेलेबल है। तो जंपिंग इंस्ट्रक्शन या फिर जंपिंग स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये सब अवेलेबल है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट किसी कंडीशन के बेस पे प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को अल्टर करते हैं, जबकि जंपिंग स्टेटमेंट अनकंडीशनली किसी प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को शिफ्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम इन सब स्टेटमेंट्स को लर्न करेंगे। ये इन स्टेटमेंट्स के लिए क्या क्या सिंटैक्स होता है, हम कैसे उनको प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, इसको लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन बेसिक कंस्ट्रक्ट्स को, इन बेसिक एलिमेंट्स को या बेसिक स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम लार्ज प्रोग्राम्स को राइट नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए इनके सिंटैक्स को हमें बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना आवश्यक है। तो अब बात करते हैं ब्लॉक्स इन सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक स्टेटमेंट्स को लॉजिकली ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि ब्लॉक इज यूज टू लॉजिकली ग्रुप वन और मोर स्टेटमेंट। ब्लॉक की सहायता से हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को लॉजिकली ग्रुप कर सकते हैं।
तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर हमें कोई भी ब्लॉक बनाना हो तो उसके लिए हम लेफ्ट कर्ली ब्रेस यानी कि ओपनिंग कर्ली ब्रेस और राइट कर्ली ब्रेस यानी कि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यूज करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के अंदर हम जितने भी स्टेटमेंट लिखें, चाहे वह एक स्टेटमेंट हो या फिर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, वह अपने आप में एक ब्लॉक बन जाता है। यानी कि किसी भी ब्लॉक के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं या एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स we can say that a block can have any number of statements. So ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ, एल्स, स्विच, फॉर, वाइल, ये सब ब्लॉक को फॉर्म करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन जो कि ओपनिंग कर्ली ब्रेस या लेफ्ट कर्ली ब्रेस, राइट कर्ली ब्रेस या क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बीच में राइट की जाती है, वो भी एक फंक्शन ब्लॉक को फॉर्म करती है। तो किसी भी ब्लॉक के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वह उस ब्लॉक के लिए लोकल होता है, यानी कि उस वेरिएबल को हम सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उस ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ब्लॉक के बाहर उस वेरिएबल को यूज नहीं किया जा सकता है। अब ब्लॉक्स को हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेटमेंट ब्लॉक, तो स्टेटमेंट ब्लॉक के लिए जैसे कि इफ, एल्स, स्विच, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये सब स्टेटमेंट ब्लॉक को फॉर्म करते हैं। और फंक्शन ब्लॉक, जब भी हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो फंक्शन ब्लॉक को फॉर्म करती है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ऐड, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। और उस फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के ए एंड बी को पास किया हुआ है। और फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, और सी के अंदर हमने ए और बी के रिजल्ट, एडिशन के रिजल्ट को स्टोर किया है। और थर्ड स्टेटमेंट तो हमने सी की वैल्यू को रिटर्न किया है, यानी कि दोनों के एडिशन के रिजल्ट को रिटर्न किया है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट जो कि ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बीच में राइट किए हुए हैं, एक ब्लॉक को फॉर्म करते हैं और इसे हम फंक्शन ब्लॉक कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। जैसा कि हम पहले भी लर्न कर चुके हैं कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं और कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर स्किप नहीं होता और कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं होता। इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, एंड प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो एक सीक्वेंशियल डायरेक्शन में एक के बाद एक स्टेटमेंट 1, उसके बाद स्टेटमेंट 2, उसके बाद स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। इस सीक्वेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं 2 नंबर के एडिशन का। तो यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले इनपुट के लिए 2 नंबर लिए हुए हैं एक्स एंड वाई, और तीसरा नंबर लिया हुआ है, तीसरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का जेड लिया हुआ है, जिसमें हम एक्स और वाई के एडिशन के रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज़र से इनपुट करवाएंगे और उनके रिजल्ट को, उनके एडिशन के रिजल्ट को तीसरे वेरिएबल z के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ किए हुए हैं, एक तो CLR, SCR जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एक फंक्शन printf, जो फंक्शन printf है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए या फिर स्क्रीन पे कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में स्कैनफ, तो स्कैनफ कोई भी वैल्यू, अगर हमें कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू को
रीड करवाना है या फिर यूजर से इनपुट करवाना है, तो उसके लिए हम वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के लिए हम स्कैनफ को यूज करेंगे। फर्स्ट स्कैनफ में हमने x पास किया हुआ है, तो यह x की वैल्यू को रीड करेगा, और सेकंड स्कैनफ में हमने y को पास किया हुआ है, तो ये y की वैल्यू को रीड करेगा। उसके बाद में ये स्टेटमेंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स और y के एडिशन को परफॉर्म करके, उनका सम परफॉर्म करके उसके रिजल्ट को z के अंदर स्टोर कर देगा। और प्रिंट जो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वह दोनों के x और y दोनों के एडिशन के रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। और एक फंक्शन यहाँ पे getCH जो कि एक एक कैरेक्टर को एक कैरेक्टर के इनपुट के लिए वेट करता है, यानी getCH जो कि इस प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट है। जैसे ही हम वो कैरेक्टर इनपुट करेंगे, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, सी लैंग्वेज के अंदर इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में कौन से प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल है, वह ब्लॉक्स इन सी लैंग्वेज और सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में लर्न किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।